इस तख्तापलट का सबसे बुरा प्रभाव भारत पर पड़ेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और वहां की जमाते इस्लामी पार्टी की अंतरिम सरकार बन सकती है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत करने के लिए बुलाया है और इन्हीं पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ वहां की सेना अब एक अंतरिम सरकार का गठन करेगी। और ये वो दोनों पार्टियां हैं जो भारत की दुश्मन हैं और इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है। ये पाकिस्तान का समर्थन करने वाली पार्टियां मानी जाती हैं और ये भारत को अपना दुश्मन समझती हैं और पाकिस्तान को अपना दोस्त समझती हैं। और इनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता हैं खालिदा जिया, जिन्हें शेख हसीना ने हाउस अरेस्ट किया हुआ था और वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पहले भी रह चुकी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि खालिदा जिया का शासन अब लौट आए। ये खालिदा जिया हैं और अगर ये आ गई तो ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारत का असल में जो संबंध था प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी शेख हसीना के बहुत अच्छे संबंध थे और जब तक शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री रहीं तब तक भारत और बांग्लादेश एक टीम की तरह खेले। दोनों के बीच बहुत सारे समझौते हुए और एक शेख हसीना ने चाइना की बजाय भारत को ज्यादा तवज्जो दी और एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर रखा चाइना और भारत के बीच। और वो भारत की एक सच्ची दोस्त थी और भारत ने भी हमेशा उनकी और उनके परिवार की बहुत मदद की है। इसलिए उनका वहां रहना भारत के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन अपने सबसे प्रिय दोस्त का सत्ता से जाना भारत के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी देखिए, खालिदा जिया की पार्टी के बारे में, बीएनपी के बारे में हमने आपको बता दिया। बीएनपी अगर आ गई तो भारत के लिए बुरी खबर है। जबकि दूसरी जो पार्टी है जमाते इस्लामी, ये एक कट्टरपंथी संगठन है, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन, जिसे पाकिस्तान और आईएसआई से बहुत मदद मिलती है और शेख हसीना ने इस संगठन को भी बांग्लादेश में प्रतिबंधित किया हुआ था। शेख हसीना ने इस पर बैन लगा दिया था। तो खालिदा जिया जो है उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था, उन्हें वो बाहर राजनीति नहीं कर सकती थी, उन्हें पूरी तरीके से दबा दिया और दूसरी पार्टी को बैन कर दिया। और ये दोनों पार्टियां कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानती हैं और इनके भारत के साथ रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे और इसीलिए यह तख्तापलट भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि यह तख्तापलट क्यों और कैसे हुआ और क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। बांग्लादेश के इस राजनीतिक घटनाक्रम की प्रमुख वजह है आरक्षण। यह वही आरक्षण है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1971 के जिस युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, उस युद्ध में शहीद होने वाले वॉर हीरोज के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 1/3 यानी 30% का आरक्षण मिलता था। यह कानून वहां पर बना दिया गया था और यह शेख हसीना के परिवार ने यह कानून बनाया था और उनके परिवार के साथ, क्योंकि उनके परिवार ने ही बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, उनके पिता मुजीबुर रहमान ने यह किया था, इसलिए जो पूरा आरक्षण है ये उनकी पार्टी के लोगों को मिलता था, उनके करीबी लोगों को मिलता था और मिलना भी चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के तो लोग थे जिन्होंने ये स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और इसमें हिस्सा लिया। इसलिए उन तमाम लोगों को 30% पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल रहा था। इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियों में पिछड़े जिलों के लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% आरक्षण मिलता था। लेकिन इस आरक्षण को शेख हसीना की सरकार ने 2018 में खत्म भी कर दिया था। लेकिन इसी साल जून के महीने में ढाका हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यह आरक्षण फिर से बहाल हो गया। यानी वहां की ढाका हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह आरक्षण दोबारा से लागू कीजिए, जिससे बांग्लादेश के करोड़ों लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए और उनका कहना था कि यह आरक्षण असल में एक फ्रॉड है, एक धोखा है। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पहली पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना ठीक है, उचित है, लेकिन उनके बच्चों के, फिर उनके बच्चों के बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, यानी एक एक करके इतनी सारी पीढ़ियों को बार बार हर पीढ़ी के साथ आरक्षण देते रहना गलत है और यह बाकी लोगों के साथ अन्याय है। दूसरा, वर्ष 1971 का युद्ध आवामी लीग ने लड़ा था, जो शेख हसीना की पार्टी थी,
और इससे उन पर यह आरोप भी लगे कि वो अपनी पार्टी के लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवाकर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रही हैं और बांग्लादेश के जो काबिल युवा हैं, मेरिट जिनके पास है, उनके साथ धोखा हो रहा है। और यही वजह है कि यह आंदोलन बहुत व्यापक और उग्र हो गया था। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आरक्षण जैसा जो मुद्दा है, जो किसी भी देश के युवाओं की जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, नौकरी पर प्रभाव डालता है, रोजी रोटी पर प्रभाव डालता है, ये युवा जो होते हैं कुछ वर्ष तक तो चुपचाप सहते रहते हैं, कुछ दशकों तक चुपचाप सहते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये युवा विद्रोह कर देते हैं। और जब किसी भी देश में युवा विद्रोह करने पर उतरते हैं, जब छात्र विद्रोह करने पर उतर आते हैं, तब फिर वही होता है जो आप आज यहां देख रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाई कोर्ट के फैसले पर बाद में रोक लगा दी और यहां पर यह आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब इस पर फिर से रोक लग गई तो फिर आंदोलन किस चीज के लिए? आरक्षण के लिए था कि आरक्षण समाप्त करो। आरक्षण समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी यह आंदोलन रुका नहीं और फिर से यहां पर शेख हसीना ने जो जिद की, उसकी वजह से मामला और बिगड़ गया और उन्होंने जिद अपनी नहीं छोड़ी और आरक्षण के खिलाफ कानून बनाने का उन्होंने तब भी ऐलान नहीं किया। उल्टा उन्होंने आंदोलन करने वाले युवाओं को रजाकार बता दिया। रजाकार का मतलब बांग्लादेश में गद्दार और देशद्रोही होता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन इससे भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, रोक नहीं, आप इस पर कानून बनाइए और हमेशा के लिए संविधान में संशोधन कीजिए कि अब दोबारा से यह आरक्षण कभी नहीं आएगी। लेकिन शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। उनकी जो जिद है ये भारी पड़ गई और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय राजाकार वाहिनी के 50,000 लोगों ने पाकिस्तान की सरकार का साथ दिया था और यही वजह है कि इन राजाकारों को बांग्लादेश में देशद्रोही और गद्दार माना जाता है। और शेख हसीना ने क्या भूल की? प्रदर्शनकारियों को राजाकार कह दिया, उन्हें विद्रोही बता दिया, विद्रोही तो बताया, गद्दार बता दिया, उन्हें देशद्रोही बता दिया। और जब इन आंदोलनकारियों को उन्होंने राजाकार कहा तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया और बाद में सेना ने भी इस आंदोलन को अपने पक्ष में हाईजैक कर लिया और शेख हसीना के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। तो शेख हसीना को ये जो गलती थी ये भारी पड़ी कि उन्होंने इन आंदोलनकारियों को गद्दार कह दिया और देशद्रोही कह दिया। बांग्लादेश की सेना इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इस आंदोलन के जरिए तख्तापलट नहीं हुआ तो शेख हसीना वर्ष 2029 तक ऐसे ही प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और इसीलिए सेना ने शेख हसीना से अपना यह समर्थन वापस ले लिया। इसके अलावा जिन छात्रों को डरा धमका कर सरकार ने आंदोलन वापस लेने के लिए उनके वीडियो बनवाए थे, उससे भी कई छात्र संगठन नाराज हो गए और बांग्लादेश में हालात बहुत बिगड़ गए, क्योंकि उस समय कई छात्र नेताओं को जबरदस्ती पकड़कर उनसे वीडियो बनवा लिए गए। और जब बाद में आकर उन्होंने ये कहा कि हमसे जबरदस्ती वीडियो बनवाए गए हैं, तो ये बात बाकी के प्रदर्शनकारियों को बहुत बुरी लगी। और अब यह बात सामने आई है कि इन छात्रों को आयरलैंड से आर्थिक मदद मिल रही थी। तो देखिए यहां भी विदेशी हाथ आ गया। आयरलैंड से विदेशी मदद आ रही थी और इस तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका होने के भी आरोप लग रहे हैं, पाकिस्तान की भूमिका होने के भी आरोप लग रहे हैं, ISI के भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इस तख्तापलट का जो फायदा मिलेगा खालिदा जिया की जो पार्टी है और जो दूसरी पार्टियां हैं, ये सब वो पार्टियां हैं जो पाकिस्तान की मनपसंद पार्टियां हैं। तो पाकिस्तान तो जरूर चाहेगा कि इन पार्टियों का शासन दोबारा से आ जाए। हालांकि पाकिस्तान की अभी इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान अपने देश में तो कुछ कर नहीं पा रहा, वहां बांग्लादेश में वो क्या करेगा। लेकिन अमेरिका इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि अमेरिका शेख हसीना को पसंद नहीं करता था। हालांकि इस मामले में ऐसा भी लगता है कि इस तख्तापलट का कारण सिर्फ आरक्षण नहीं था, बल्कि ये मामला आरक्षण से बहुत पहले ही आगे निकल चुका था। इसका मकसद आरक्षण था ही नहीं, वरना आरक्षण तो समाप्त हो ही चुका था। समाप्त होते ही आंदोलन भी समाप्त हो जाता। आरक्षण समाप्त हुआ लेकिन आंदोलन चलता रहा। आज भारत चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां राजनीतिक अस्थिरता है, अराजकता का माहौल है और लोकतंत्र अब ना के बराबर बचा है। अब आप देखिए, श्रीलंका में यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ, पाकिस्तान में यही हुआ, म्यांमार और नेपाल, और अब बांग्लादेश में भी राजनीतिक अस्थिरता है। और इसे आप ये समझ सकते हैं इससे कि भारत इस पूरे भूखंड में
अकेला ऐसा देश है जहां गठबंधन सरकारों में भी कभी ऐसे हालात नहीं बने। और भारत आज, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत दुनिया का सबसे स्थिर लोकतांत्रिक देश है, जिसमें बहुत खूबसूरती के साथ हमारी सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। और एक और बड़ी बात अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया में इस समय जहां भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, जहां भी विद्रोह हो रहे हैं, सब संविधान की रक्षा को लेकर और आजादी को लेकर चल रहे हैं। अमेरिका में भी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय संविधान की रक्षा है और कहा जा रहा है कि अगर जो बाइडेन की पार्टी आ गई तो वो संविधान को बदल देगी, या वो ये आरोप लगाते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो वो संविधान को बदल देंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर संविधान की रक्षा वहां पर एक बड़ा मुद्दा है। हमारे अपने देश में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान की रक्षा। इसी तरीके से पश्चिमी देशों में भी अगर आप जाएंगे, चाहे आप फ्रांस देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन देख लीजिए, सब जगह संविधान की रक्षा और आजादी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस समय चल रही है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद हैं। और भारत निगाह रखे हुए है वहां की स्थिति पर, और भारत को यह तय करना है कि ऐसी स्थिति में भारत की सरकार का रवैया क्या होना चाहिए। शेख हसीना को लेकर ताजा खबर यह है कि वो हिंडन एयरबेस पर ही एक सेफ हाउस में इस समय मौजूद हैं और यहीं उन्होंने आज रात का डिनर भी किया है और वो यहां कुछ और समय तक रुक सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी उनका अगला प्लान तय नहीं है। अभी ये तय नहीं है कि यहां के बाद वो लंदन जाएंगी या वो यहीं रुकेंगी। लेकिन इस समय आज की रात ऐसा लगता है कि दिल्ली के पास जो एयरफोर्स का एक बेस है, जिसे हम हिंडन कहते हैं, हिंडन में एयरफोर्स बेस पर एक स्पेशल गेस्ट हाउस में उन्हें रुकवा दिया गया है। तो देखिए उनकी भी स्थिति। आज सुबह जब वो उठी तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। जब उन्होंने नाश्ता किया आज सुबह का तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, कम से कम 2029 तक के लिए तो थी। और आज शाम का जब डिनर किया तो डिनर का समय होते होते अब वो कुछ नहीं रही। सत्ता, राजपाट सब कुछ चला गया, बस किसी तरीके से जान बच गई। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत ने अपनी सेना को सतर्क रहने के लिए कहा है और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ इस समय फुल अलर्ट पर है। और अब बॉर्डर पर बीएसएफ के सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और इस तख्ता पलट के बाद बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने सुंदरबन इलाके और उत्तर 24 परगना जिले में भारत और बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा इस समय रोक दी गई है। हवाई सेवा एयर इंडिया ने सस्पेंड कर दी है, इसलिए ट्रेन और हवाई जहाज बंद है। और यह पूरी कोशिश की जाएगी कि इस समय बांग्लादेश से लाखों की संख्या में जो शरणार्थी हैं वो भारत आने की कोशिश जरूर करेंगे और हमें इसे रोकना होगा। बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही हैं। और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अपील की है कि वो केंद्र सरकार से इस बारे में बात करें। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর নগর পরিষদের হারাধন নায়ক তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে